दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी, आपका इस चैनल में स्वागत है। आइए हम सभी हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और प्रबलता के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। आइए आज हम प्रकरण, कथा, साहित्य और साहित्यिक समीक्षा से जुड़ते हैं। तो आज इन प्रश्नों को उत्तर दें पाने के लिए साथ बने रहें। कहानी क्या गद्य की कोई विधा है? गद्य का इतिहास क्या है? गद्य रचनाकार कैसी तैयारी करता है? तो इन सभी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपके पास कोई विचार हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें, ताकि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। तो आइए आज हम भाग 12 एपिसोड 12 से जुड़ते हैं, प्रकरण, कथा, साहित्य और साहित्यिक समीक्षा से। तो आज हम बात करेंगे गद्य में कथाओं का स्थान, गद्य का प्रारंभ कहाँ से, गद्य के लिए रचनाकार। तो आशा है कि इन सारे विषयों से आपका कोई न कोई विशेष लाभ होगा। देखिए क्या है गद्य में कथाओं का स्थान। गद्य आप अक्सर पढ़ते हैं, क्योंकि कविता जो है कुछ लोग ऐसे मानने या उनके विचार हो सकते हैं, या मेरे अपने न हो लेकिन उनके हो सकते हैं, कि पद से दूर हो जाते हैं, कविता से दूर हो जाते हैं। क्योंकि कविताओं में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आमतौर पर समझ से परे होती हैं, जबकि गद्य में ऐसा नहीं है। और एक तौर पर देखा जाए तो गद्य की इतनी ज्यादा विधाएं हैं कि किसी न किसी विधाएं में व्यक्ति का अपना रुचि होता है। जैसा कि प्रकरण ही हमारा कथा साहित्य है, तो हम इसमें ज्यादातर कहानियों के विषय में, जिनमें कथानक कहानी होते हैं, कथ्य होते हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे की कोशिश रहेगी। तो यहाँ जो गद्य है उसमें जो कथा है उसके ऊपर हम देख रहे हैं। तो गद्य भाषा के स्तर से हर पाठक की, हर आदमी की अपनी मनपसंद विधा है। कहीं न कहीं व्यक्ति सुनना चाहता है, पढ़ता रहता है, देखता रहता है। तो कहानियों से व्यक्तियों का बहुत ज्यादा लगाव है। अब चाहे वो सीखने के तौर पे हो, चाहे अपने व्यक्तित्व के विकास के तौर पे हो, लेकिन कहानी व्यक्ति छोड़ता नहीं है, उससे जुड़ा ही है। गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा कथा या कहानी है, जिसे हर पाठक पढ़ता या सुनता है। गद्य की यह विधा लेखन से पहले वाचिक परंपरा से होकर विकसित हुई है। यानी कथा यानी कही जा रही। आप परिभाषा जब भी पढ़ते हैं कहानी का, तो इसमें कहा है कि वो विधा जिसको कहा जाए, सुनाया जाए। तो ये जो कही जा रही है, तो ये पहले वाचिक परंपरा थी, यानी एक दूसरे को कहानियां सुनाते हुए। जैसे हम बहुत सी मिथक या किंवदंतियों की बातें सुनते आए हैं, तो वो सारी चीजें सच थी या झूठ थी या बनाई गई हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो सारी चीजें जो चलती आ रही हैं, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपके अपने लोक परिवेश में होंगे, जहां आप रहते होंगे, वहां के अपने जो पुराने लोग हैं वो कहानियां सुनाएंगे। तो उनकी ऐसी कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो आपको लगता नहीं कि हुआ होगा, लेकिन वो सुनते चले आ रहे हैं, वो सुनाते चले जा रहे हैं। तो ये श्रुत परंपरा के द्वारा चल रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कहानियों का भी ऐसा परंपरा था, जो लिखित रूप में तो नहीं लेकिन श्रुत परंपरा में रहा है। कहानी के प्रकार मूल रूप से काल्पनिक और वास्तविक होते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं इन दिनों वास्तविकता पर भी काम चल रहा है, और काल्पनिकता तो कहना ही नहीं है, क्योंकि काल्पनिकता में भी समाज की वास्तविकता को झलकाने का ही प्रयास रहता है। तदंतर कहानी का अंत रूप के आधार पर दुखांत या सुखांत की बात रहती है। यानी अगर हम प्रकारों के रूप में अगर बांटते चलें, तो मुझे लगता है कि एक तो काल्पनिक और वास्तविक है, दूसरा ये कि दुखांत या सुखांत है। क्योंकि हर कहानी का एक अंत है, लेकिन उस अंत में वो सुखांत दिखाता है या दुखांत दिखाता है। जैसा परिणति सामने हमारे सामने उभर के आती है, वैसे ही शिक्षा से हम ओतप्रोत होते हैं, और कहीं न कहीं उस कहानी से हम जुड़ते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। कहानी दृश्य प्रधान और कहीं कथ्य प्रधान दिखाई पड़ती है। कहीं न कहीं जैसे लगता है कि कोई कहानी सुना रहा है, कहानी में भी कोई कहानी सुना रहा है, जबकि कई कहानी ऐसा लगता है कि वो चलचित्र में चल रही है, फिल्म टाइप चल रही है। तो ये कहानी के एक 3 रूप में मैंने बांटा है। और भी चीजें हैं, धीरे धीरे अध्ययन में आएगा तो मैं आपको बताते चलूंगा। लेकिन ये जो 3 महत्वपूर्ण बातें थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। गद्य के स्थान में कहानी का जो स्थान है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें हम सब कुछ जोड़ करके और एक आम पाठक को बहुत कुछ दे जाते हैं। अब बात करते चलते हैं गद्य का प्रारंभ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसकी शुभारंभ है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे ही पकड़ ले आए। जैसे हिंदी साहित्य के छात्र जो होंगे, जो अध्ययनशील लोग हैं, वो ये जानते हैं कि गद्य भारत का जो या पूरे विश्व में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल में बांट रखा है। आधुनिक काल में भी कई खंड बनाए गए, लेकिन गद्य का
शुरुआत कहाँ से है। ऐसा नहीं है गद्य का इतिहास नहीं लिखा गया, गद्य पे बहुत लंबा इतिहास लिखा गया, बहुत से अच्छे अच्छे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से लिखा है। लेकिन गद्य का अगर हम शुरुआत करें तो ये समझा जाता है कि आधुनिक काल को ही गद्य काल माना जाता है, क्योंकि आप कई बार ऐसे आलोचक मिलेंगे जो सीधा सीधा जो है रीति काल के बाद जो समय शुरुआत होता है वो सीधे उन्होंने गद्य काल ही कहा है। अब हम ये सोच के चलते हैं कि गद्य काल यानी कि भारतेंदु के ही समय से शुरुआत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतेंदु की ही समय शुरुआत हुआ है, क्योंकि मैं एक उदाहरण तो पहले दे रखा है कि कहानी जो है वो वाचिक परंपरा से चली आई है, श्रुत परंपरा से चली आई है, तो ऐसे में तो इसका इतिहास और भी पुराना है। लेकिन क्या है कि लिखित प्रमाण नहीं है, उसके लिए कोई ग्रंथ ऐसा हमारे पास पहले से नहीं है जिसको हम ये कह लें कि यही सही है। जबकि वाल्मीकि रामायण बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण छंदबद्ध है, तो कहीं ना कहीं वो कविता है, काव्य में आ जाता है। यही वजह है कि उसको हम गद्य में नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो गद्य की परंपरा है, जैसे अगर हम पहले उपन्यास हिंदी साहित्य में बात करें तो सबसे ज्यादा मान्य रूप में आया है देवरानी जेठानी की कहानी। ये जो है पंडित गौरी दत्त ने लिखा है। अब पंडित गौरी दत्त ने जब लिखा उसके बाद कई लोगों ने लिखा, तो अलग अलग आलोचक अलग अलग को अपना पहला मानने को तैयार है। लेकिन मूल रूप से 1870 में जब पंडित गौरी दत्त ने इसको लिखा और उनको 100 रुपये इनाम भी मिले थे, और अंग्रेजी सरकार ने इसको प्रकाशित भी किया था, और इसकी किताब को जो है कुछ लाइब्रेरी कह सकते हैं या संग्रहालयों में भी उस समय की पुस्तक को रखी गई है। बहुत छोटी सी पतली सी उपन्यास है, सबसे पतली उपन्यास मैं कह सकता हूँ कि यही है, और पहली उपन्यास है। तो गद्य की विधा में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत पुराना 1870 है। लेकिन उसके पहले जब पहला हिंदी का पत्रिका अखबार के रूप में हम कह सकते हैं, हम जब पत्रिका दिवस मनाते हैं 30 मई को जो हम मनाते हैं, 1826 में पहली पत्रिका उदंत मार्तंड आई थी, तो पंडित जुगल किशोरी जी का। तो ये कहा जा सकता है कि जो पत्रिका आई तो कहीं ना कहीं वहां भी गद्य की आवश्यकता रही होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पद्य से पूरी पत्रिका नहीं भरी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं गद्य की शुरुआत उस दौर से भी देख सकते हैं, या फिर अगर वहां से नहीं देख पाते तो 1870 से तो देखना ही देखना है। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र से कह सकते हैं, उस भारतेंदु काल से गद्य का बहुत बड़ा विस्तार देखा गया है। इसी के साथ द्विवेदी युग में गद्य का विकास बहुत रूप से हुआ, जिसे आज हम उपदा लेखन कहते हैं, यानी विशेष करके जो विकास हुआ है वह द्विवेदी युग में हुआ है। कहानियों को उन्मुख विकास का श्रेय द्विवेदी युग को विशेष जाता है, क्योंकि वहां से जो रफ्तार पकड़ा फिर वो आज तक है। अब बात करते चलते हैं गद्य के रचनाकार। देखिए, गद्य के लिए जो रचनाकार हैं, ऐसा नहीं है कि वो अचानक आते हैं या अनायास उनका वर्णन ना होता है, या फिर वो किसी से ओतप्रोत होते हैं, या उनकी अलग किंवदंतियां, अलग अलग कहानी, अलग मिथक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रचनाकार भी वो गद्य के हों चाहे पद्य को हों चाहे जिस विधा के हों, वो होते तो आम तरह के ही हैं। त्रासदियां या उनके अंदर जो भी कौंध उठते हैं उसके माध्यम से जो भी वो लिख डालते हैं वो उनका है। अब ये है कि आप किस विधा में लिखते हैं और किस ओतप्रोत के साथ लिखते हैं, ये आपके ऊपर है। अब शैली और भाषा तो तय करना आपके ही ऊपर है। अब ये है कि रचनाकार की होड़ आज से नहीं आदिकाल से देखा जा रहा है। ये उसी समय से ही हम रचनाकारों की गिनती शुरू कर देते हैं। रचनाकार के रूप में कविता लिखना ही बहुत माना जाता रहा है। यहाँ तक कि भारतेंदु के समय में भी अवधी कविताओं का एक अच्छा स्थान था। जब खड़ी हिंदी में कविताएं लिखी जाने लगी तो वहां एक बहुत बड़ा भीषण हुंकार भरा गया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कविता मतलब अवधी के अलावा या ब्रज के अलावा 2 भाषाओं में ज्यादा कविता लिखी गई। अब अवधी और ब्रज 2 ही कविता की एक भाषा थी, लेकिन खड़ी हिंदी की जब बात आने लगी तो वहां लोगों के अंदर एक उपहास का बात बन गई कि अरे कविता कैसे खड़ी हिंदी में। लेकिन आज आमतौर पर सामान्य सभी कविताएं जो है अवधी या भोजपुरी या कह सकते हैं कि ब्रज में कम मिलते हैं जितना कि आपको खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली का विकास भी कह सकते हैं कि भारतेंदु काल से ही हुआ है। तो रचनाकाल के रूप में कविता लिखना बहुत ही मानता जा रहा था। रचनाकार की रचना धर्मिता को लेकर हर दौर में बहुत बहस होती आई है। मतलब ये है कि रचना धर्मिता क्या है, यानी कि रचनाकार के प्रति, रचना के प्रति, रचना
कार का रचना के प्रति उसका क्या दायित्व है, इस पे हमेशा लड़ाई होते आया है और ये कभी खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि हमेशा सबकी अपनी अपनी सूझ है और अपनी अपनी सोच समझ है। रचनाकार के स्वतंत्र होने की कहानी तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये कहा जाता है कि रचनाकार जितना स्वतंत्र होगा उतना बेहतर लिख सकता है, लेकिन आप भक्ति काल के बाद रीति काल के जितने भी राजश्रेय रचनाकार रहे हैं वो कितना स्वतंत्र रहे हैं और कितना स्वतंत्रता से उन्होंने लिखा है, ये मुझे आज यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, उससे आप बहुत ही नजदीक से चिर परिचित है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रचनाकार को स्वतंत्र होने और बनने में बहुत अंतर है और उसका सही प्रमाण आधुनिक काल में मिलता है जो स्वतंत्र रहे हैं। लेकिन अभी भी वर्तमान काल में मैं कह सकता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो चाटुकारिता के पक्ष में बैठे हुए हैं, उनको उनके प्रयास को नमन है। त्रासदी और दृष्टांत को लेकर रचनाकार हमेशा उलझ जाता है। गद्य के लिए रचनाकार को पद्य से भी ज्यादा तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि पद्य में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रवाह है जिसमें वो लिखता चला जाता है, लेकिन गद्य के लिए ऐसा नहीं है। आप 1000-10,000 शब्दों का मैटर लिखने के लिए आपको 1000-10,000 से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैटर खोजना ही पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट पे काम करना पड़ेगा। बिना काम किए, बिना खोजबीन किए आप कुछ अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए प्रकरण कथा साहित्य और साहित्यिक समीक्षा के विचारों को यहीं रोकते हैं। भाग 12 एपिसोड 12 से हम जुड़े और बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो लाभान्वित करे। आज हमने बात किया गद्य में कथाओं का स्थान, गद्य का प्रारंभ कहाँ से, गद्य के लिए रचनाकार। कथा साहित्य से संबंधित प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, मित्रों को भेजें और नई चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।